मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा सफाई की सनक थी। शादी के 3 सालों में वह मेरे छुए हुए खाने तक को गंदा कहकर नहीं खाती थी। लेकिन कल मैंने अपनी आंखों से उसे अपने पुरुष सहायक की बची हुई आधी कटोरी चावल खाते हुए देखा। फिर भी मैंने न कोई हंगामा किया, न ही उसे बेनकाब किया। अगले दिन मैंने उसकी पूरी कंपनी को एक शानदार दावत दी। पार्टी खत्म होने पर सबके सामने मैंने सभी लोगों की बची हुई जूठन उसकी कटोरी में डाल दी और उससे कहा कि उसे एक एक दाना खत्म करना होगा, वरना मैं उससे तलाक ले लूंगा। उस दोपहर पत्नी का अचानक फोन आया। उसने कहा कि आज रात उसे ओवर टाइम करना है, इसलिए वह मेरे साथ डिनर नहीं कर पाएगी। इत्तेफाक से उसी समय मेरे दोस्त का फोन आया तो हमने साथ में हॉट पॉट खाने जाने का फैसला कर लिया। जब हम एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहे थे तो मेरे दोस्त ने खिड़की के पास वाली टेबल की ओर इशारा किया। देख, वो औरत तेरी पत्नी जैसी नहीं लग रही? मैंने ध्यान से देखा। हालांकि सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने एक नज़र में पहचान लिया कि वह लियू रुयन ही थी। उसके सामने कंपनी में अभी 1 महीने पहले ही भर्ती हुआ छोटा असिस्टेंट लिंडोंग बैठा था। लियू रुयान हल्का सा भौहें सिकोड़कर कटोरे में बची आधी प्लेट एक फ्राइड राइस को परेशान होकर देख रही थी। अगले ही पल उसने सीधे वह आधी बची हुई प्लेट अपनी तरफ खींच ली और सिर झुकाकर एक एक दाना खत्म कर दिया। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। लियू रुयान को बहुत गंभीर सफाई की सनक थी। शादी के 3 सालों में हम हमेशा अलग अलग खाना खाते थे, यहाँ तक कि हमारे खाने के बर्तन भी अलग रहते थे। एक बार मैं गलती से उसे सर्विंग चॉपस्टिक की जगह अपनी चॉपस्टिक से मछली का टुकड़ा परोस बैठा था। उसने उसी वक्त मेरे सामने पूरा कटोरा और मछली की पूरी प्लेट कूड़ेदान में फेंक दी थी। यहाँ तक कि पति पत्नी वाले रिश्ते में भी वह कई तरह की सुरक्षा का इस्तेमाल करती थी। इसी वजह से शादी के 3 साल बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन अब वही किसी दूसरे आदमी का बचा हुआ खाना खा रही थी। मैंने दरवाजा खोला, उसकी सामने रखी खाली कटोरी को देखा और मुस्कुराकर पूछा, स्वादिष्ट था? लियू रुयान की आंखों में मौजूद नरमी तुरंत घबराहट में बदल गई। पति लिंडोंग इतना खाना खत्म नहीं कर पाया। काफी बच गया था। मुझे लगा खाना बर्बाद करना ठीक नहीं, इसलिए मैंने खा लिया। तुम गलत मत समझना। लेकिन मैं बस शांत होकर मुस्कुराया और कहा, तुमने तो कहा था आज ओवर टाइम है, इतनी जल्दी काम खत्म हो गया? उसने तुरंत जवाब दिया, प्रोजेक्ट में अचानक कुछ बदलाव हो गए, इसलिए अब जल्दी जल्दी काम खत्म करने की जरूरत नहीं रही। लियू रुयान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लिंडोंग अचानक बीच में बोल पड़ा, मिस्टर फू, आपने कभी काम नहीं किया है। इस तरह प्रोजेक्ट में अचानक बदलाव आना बहुत आम बात है। मैंने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा। मैंने तुमसे पूछा था, बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? लिन डोंग तुरंत बेचारा सा चेहरा बनाकर खड़ा हो गया। लियू रुयान ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। बस भी करो पति, छोटे भाई को भूख लगी थी, इसलिए मैं उसे खाना खिलाने बाहर ले आई। हम सिर्फ काम के साथी हैं, तुम उसे डरा मत दो। लिन डोंग ने धीरे से लियू रुयान की आस्तीन खींची। मैडम लियू, मेरा खाना हो गया, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगी? इस समय टैक्सी मिलना मुश्किल है, लियू रुयान ने मेरी ओर देखते हुए कहा। पति, तुम नाराज तो नहीं हो ना? अगर ठीक हो तो मैं पहले लिंडोंग को उसके घर छोड़ाऊं। मैंने न कोई विरोध किया, बल्कि मुस्कुराकर जवाब दिया, जाओ। लियू रुयान तुरंत लिंडोंग को लेकर चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने भी ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपने दोस्त के साथ आराम से खाना खाता रहा। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी होने से ठीक पहले मैं सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस में घुस गया। सब लोग काम छोड़ो, आज जल्दी छुट्टी होगी, मैं सबको शानदार डिनर खिलाने ले जा रहा हूं। लेकिन किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी लियू रुयान ने धीरे से कहा, सब लोग छुट्टी कर सकते हैं। उसके बाद ही सबने अपने अपने काम नीचे रखे। सब लोग मेरे साथ होटल चले गए। ये दावत काफी खुशी खुशी चल रही थी। जब आखिरी व्यक्ति ने भी अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी तो मैंने मुस्कुराकर पूछा, सबका खाना हो गया ना? सबने कहा कि वे पेट भरकर खा चुके हैं। तब मैंने वेटर को एक बड़ा कटोरा लाने के लिए कहा और उसे लियू रुयान के सामने रखवा दिया। फिर मैं खड़ा हुआ और एक एक करके सब लोगों की प्लेटों में बचा हुआ खाना उस बड़े कटोरे में डालने लगा। लियू रुयान हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने उसकी ओर मुस्कुराकर कहा, खाओ, तुम्हें तो खाना बर्बाद होना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? तो अब प्रेसिडेंट ऑफिस के सभी सहकर्मियों का बचा हुआ खाना भी खत्म कर दो।
पूरा प्राइवेट रूम अचानक भारी खामोशी से भर गया। लियू रुयान का चेहरा तुरंत स्याह पड़ गया। पति जी, मेरा पेट भर चुका है। उसकी सफाई सुनने से पहले ही मैंने ठंडे स्वर में कहा, आज इस कटोरे का खाना खत्म किए बिना तुम यहां से जा नहीं सकती। दर्द से कराहता हुआ लिन डोंग तुरंत खड़ा हो गया। मिस्टर शेन, आप 3 साल तक घर बैठे पति बनकर आराम से रहे, खरीदारी करते वक्त कभी कीमत तक नहीं देखी। ये सब ल्यू की बदौलत था, और अब इतनी सी बात पर आप ल्यू को सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। सच में आपको जरा भी समझदारी नहीं है। मैंने उसके गुस्से से लाल पड़े चेहरे को देखा और हंसते हुए कहा, अरे पत्नी जी, खाइए ना। जब लिंडोंग का बचा हुआ खाना तुम खा सकती हो, तो बाकी कर्मचारियों का बचा खाना खाने में क्या दिक्कत है? या फिर तुम भी लोगों में फर्क करती हो? लियू रुयन ने मेरी तरफ देखा, फिर सामने रखे उस बड़े कटोरे भर बचे हुए खाने को घूरने लगी। लियू रुयान कुछ पल झिझकी, लेकिन आखिरकार उसने चॉपस्टिक उठाई और बड़े बड़े निवाले मुंह में भरने लगी। यह देखकर लिनडोंग घबरा कर चीख पड़ा, मैडम लियू, मत खाइए। ऐसे खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा। आप उसकी हर बात क्यों मान रही हैं? वो आदमी जो एक पैसा भी नहीं कमाता, उसे आपको आदेश देने का क्या हक है? इतना कहकर लिंडोंग ने झटके से लियू रुयान के हाथ से चॉपस्टिक छीन ली। बस कीजिए, अब मत खाइए। अगर उसे आपकी परवाह नहीं है तो मुझे है। मैं हंस पड़ा। तुम्हें दूसरों की बीवी की इतनी चिंता है, तो फिर उसकी जगह तुम ही खा लो। लिन डोंग का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। मेरा पेट छोटा है, मैं इतना नहीं खा सकता। आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं, तो फिर चुप रहो। इतना कहकर मैंने एक और चॉपस्टिक उठाई और फिर से लियू रुयान की ओर बढ़ा दी। खाओ ना, तुम्हें तो खाना बहुत पसंद है ना? लियू रुयन ने चॉपस्टिक फिर से ले ली और दोबारा खाना मुंह में ठूंसने लगी, लेकिन अब उसे निगला भी नहीं जा रहा था। वो लगातार उल्टी जैसा महसूस करते हुए सूखी उबकाइयां लेने लगी। आखिरकार जब वो और सहन नहीं कर पाई तो झुककर वहीं उल्टी कर दी। पास खड़ा लिंडोंग ये देखकर दुख से रो पड़ा। वो एक तरफ लियू रुयन की पीठ थपथपा रहा था और दूसरी तरफ मुझ पर बरस पड़ा। तुम जैसे आदमी लियू के पति कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुमने कभी उनकी मदद नहीं की, उल्टा हमेशा बेवजह ड्रामा करके उन्हें परेशान ही किया है। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं लायक नहीं हूं तो क्या तुम हो? अब सीधा उसकी जगह लेने का सपना देख रहे हो? लिन डोंग तुरंत गुस्से में बोला, मेरे और मैडम लियू के बीच बिल्कुल साफ और सम्मानजनक बॉस कर्मचारी का रिश्ता है। बिना मतलब की बातें मत कीजिए। मैंने तिरछी नजर से उसे देखा। अच्छा, तो फिर साबित करो। क्यों ना तुम खुद ही नौकरी छोड़ दो। लिन डोंग तुरंत भड़क उठा, मैं क्यों इस्तीफा दूं? मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूं। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। उल्टी करते करते आंखों में आंसू भर चुकी लियू रोयान ने अचानक ठंडी आवाज में कहा। लिंडोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो, और कांपती आवाज में लंबा खींचकर बोला, ले यू मैडम। हमेशा मुझसे शांत रहने वाली लियूरुयान अचानक मेज पर हाथ मारकर खड़ी हो गई। शेन चेन, तुम्हें मेरे कर्मचारी को निकालने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सीधा लिंडोंग के सामने गया और बिना हिचकिचाए उसे 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। बेशर्म इंसान! ग्रुप में मेरी कोई पदवी नहीं है, इसलिए सच है कि मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम्हारा पति होने के नाते उसे सबक सिखाने का पूरा हक रखता हूँ। ये सुनते ही लियू रुयान तुरंत रोते हुए लिनडोंग को अपनी बाहों में बचाने लगी। शेनचेंग, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। शायद पहले, जब उसे लगा था कि लिंडोंग के साथ उसका मामला मेरे सामने आ गया है, तो उसके मन में मेरे लिए थोड़ी बहुत शर्म और अपराध बोध बाकी था। लेकिन अब वह आखिरी अपराध बोध भी पूरी तरह गायब हो चुका था। मैंने हमेशा तुम्हें बहुत ज्यादा सिर चढ़ाकर रखा, इसीलिए तुम इतने बेलगाम हो गए हो। सजा के तौर पर मैं तुम्हारे सारे बैंक कार्ड बंद कर दूंगी। अभी तक आंसू बहा रहा लिंडोंग यह सुनते ही कि मेरे सारे कार्ड बंद होने वाले हैं, उसके होंठ खुशी से ऊपर उठ गए। मैडम लियू, ये ठीक नहीं होगा ना? आज तो मिस्टर शेन ने सबको दावत दी है। अगर आप उनके सारे कार्ड बंद कर देंगी तो बिल कौन भरेगा? इस खाने का बिल कम से कम 10,000 युआन तो होगा। इतना पैसा तो केस दर्ज कराने के लिए भी काफी है। अगर मिस्टर शेन बिल नहीं भर पाए तो शायद पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाएगी। लियू रुयान ने गहरी सांस ली। शेन चेंग, तुम लिंडोंग से माफी मांग लो।
आज की बात मैं फिर आगे नहीं बढ़ाऊंगी। ये सुनकर मैंने गुस्से में लिंडोंग की तरफ उंगली उठाई। मैं इससे माफी मांगूं? पागल तुम हो या मैं? लिंडोंग तुरंत नकली मासूमियत के साथ लिू रुयान को समझाने लगा। मैडम लियू, मेरे कारण आपका और सर का झगड़ा मत करवाइए। मैं तो बस एक छोटा सा असिस्टेंट हूँ। थोड़ा बहुत अपमान सह लूंगा तो कोई बात नहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मिस्टर शेन, सब मेरी गलती है। आप मैडम लियू से नाराज मत होइए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ऊपर से वह मेरा हाथ पकड़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में उसने मेरी कलाई को जोर से छुटकी काटी। दर्द से मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने तुरंत उसे झटक कर दूर कर दिया। दूर हट! असल में मैंने ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई थी, लेकिन लिंडोंग अचानक दूर जाकर गिर पड़ा। वह सीधे खाने की मेज पर जा गिरा, जिससे मेज पर रखी सारी प्लेटें नीचे गिर गईं। वह खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर पर तेल और खाना लग गया, और टूटी हुई प्लेट के टुकड़े से उसके हाथ पर कट भी लग गया। खून की बूंदें फर्श पर टपकने लगीं। शेन चेंग, तुम हद पार कर रहे हो! लियू रुयान ने बिना सोचे मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरा चेहरा एक तरफ मुड़ गया। मैंने होंठ के कोने को जीभ से छुआ, जहां खून और दर्द का अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। लेकिन उसी पल मेरे दिल का सारा मोह अचानक खत्म हो गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम अंधी हो? उसने मुझे जोर से चुटकी काटी थी, और मैंने बिल्कुल ताकत नहीं लगाई। वो जानबूझकर ड्रामा करके गिरा है। लेकिन लियू रुयान ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वह जल्दी से लिंडोंग को जमीन से उठाने लगी, और अपने जन्मदिन पर मेरे द्वारा उसके जन्मदिन पर दिया गया रेशमी स्कार्फ उसने निकालकर लिंडोंग के अब भी बहते हुए घाव पर बांध दिया। उस स्कार्फ पर उसका नाम खड़ा हुआ था, जिसे मैंने अपने हाथों से सिलकर बनाया था। लेकिन अब उन दो अक्षरों पर लिंडोंग का खून लग चुका था। चलते हैं। लियू रुयान ने लिंडोंग के कंधे को थाम लिया और बिना एक बार भी पीछे देखे वहां से चली गई। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी बहाने बनाकर निकल गए। कुछ ही देर में इतना बड़ा प्राइवेट रूम खाली हो गया, और वहां सिर्फ मैं अकेला रह गया। तभी वेटर ने दरवाजा खटखटाकर अंदर आकर पूछा, सर, क्या आप बिल पेमेंट कर दूं? मैंने बैग से कार्ड निकालकर उसे दे दिया। हाँ, बिल कर दो। उसने कार्ड स्वाइप किया, लेकिन स्क्रीन पर बैलेंस इंसफिशिएंट दिखा। वेटर ने असहज होकर कहा, सॉरी सर, ये कार्ड काम नहीं कर रहा है। मैंने उसे एक और कार्ड दिया, लेकिन उसमें भी बैलेंस नहीं था। पूरे 7 कार्ड थे, लेकिन एक भी काम नहीं कर रहा था। लियू रोयान ने सच में मेरे सारे कार्ड बंद करवा दिए थे। वेटर बस मुझे ऐसे ही देख रहा था। सर, आपके पास कोई दूसरा पेमेंट तरीका है? मैंने अपने दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं वे क्या कर रहे थे। न तो मेरा फोन उठा रहे थे, न ही वीचैट का जवाब दे रहे थे। मैं और वेटर बस ऐसे ही अजीब सी चुप्पी में खड़े रहे। आप चिंता मत करो, मैं बिल जरूर भर दूंगा। लेकिन वेटर अब परेशान हो चुका था। उसने वॉकी टॉकी पर कहा, मैनेजर वू, यहाँ एक आदमी बिना पैसे दिए खाना खाने आया है। कुछ ही देर में होटल मैनेजर पुलिस को लेकर आ गया। सर, कृपया हमारे साथ चलिए। मैंने पुलिस को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नज़र में ये सब सिर्फ बहाने थे। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर बयान लिखवाया गया। तभी आखिरकार मेरे दोस्त ने मुझे कॉल बैक किया। 20 मिनट बाद वह थाने पहुंचा और मेरी तरफ से बिल चुका दिया। तब जाकर मैं वहां से निकल पाया। मैंने पीछे मुड़कर पुलिस स्टेशन के गेट को देखा और अचानक हंस पड़ा। मैं, फेयू ग्रुप का इकलौता वारिस, सिर्फ बिल न चुका पाने की वजह से थाने पहुंच गया था। अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। पहले मेरा सपना एक अच्छा पति बनने का था। अपनी उस पत्नी का साथ देना चाहता था जिसे एक ताकतवर बिजनेस वुमन बनना पसंद था। लेकिन मैंने ही लियू रुयान को ऊंचाई तक पहुंचाया, और उसने सबसे पहला वार मुझ पर ही किया, उस इंसान पर जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस ऊंचाई पर मैंने लियू रुयान को पहुंचाया, सबसे पहले वही मुझे, अपने ही चाहने वाले को, खत्म करने की कोशिश करेगी। लगता है मैंने शुरू से ही गलत इंसान को चुना था। घर लौटते ही दरवाजे पर एक आदमी के चमड़े के जूते दिखे, वही जूते जो लिंडोंग आज पहने हुए था। आवाज सुनकर लियू रुयान बेडरूम से बाहर आई और हमारी नजरें टकरा गईं। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और सीधे बेडरूम में घुस गया। अंदर देखा तो लिंडोंग बिना शर्ट के खड़ा था। उसने लियू रुयान का पायजामा पहन रखा था।
पायजामा उस पर इतना तंग और छोटा लग रहा था कि अजीब दिख रहा था। वह अपने बाल पोंछ रहा था। साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी नहाकर निकला है और उसने नहाने के लिए मेरे मास्टर बेडरूम का बाथरूम इस्तेमाल किया था। यह दृश्य देखते ही मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मैंने लियू रुयान की तरफ उंगली उठाकर गुस्से में कहा, अपने ही पति को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया और अब अपने असिस्टेंट को घर ले आई हो। लियू रुयान, अब तो तुम हद ही पार कर रही हो। लियू रुयान तुरंत बोली, तुम गलत समझ रहे हो। लिंडोंग के कपड़े गंदे हो गए थे और होटल घर के पास था, इसलिए। मैंने उसकी बात काट दी। तुम्हें तो सफाई का इतना जुनून था ना। हम दोनों के कपड़े तक अलग अलग धुलते थे, लेकिन अब वही कपड़े उसके शरीर पर हैं। तो क्या तुम्हारी सफाई की बीमारी सिर्फ मेरे लिए ही थी? लिंडोंग फिर वही मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला, मिस्टर शेन, आप गलत मत समझिए। प्रेसिडेंट लियू ने कहा कि ये पायजामा मुझे दे देंगी। वैसे भी वो इसे अब दोबारा नहीं पहनेंगी। मैंने तुमसे पूछा था क्या? हम पति पत्नी बात कर रहे हैं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? हम पति पत्नी बात कर रहे हैं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? लिनडोंग ने बेचारगी से भरा चेहरा बनाया। मैं तो बस डर रहा था कि आप लियू मैडम को गलत ना समझ लें। मैं तो बस डर रहा था कि आप उन्हें गलत ना समझ लें। उसकी बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। वाह, तुम तो बड़े नेक दिल निकले। लियू रुयान मुझ पर चिल्लाई, शेन चेंग, बस करो। होटल में तमाशा करने के बाद अब घर आकर फिर शुरू हो गए। मैं भी उस पर चिल्लाया, क्या ये सब मैं करना चाहता था? लिनडोंग ने लियू रुयान की आस्तीन पकड़ ली। छोड़िए ना मैडम लियू, आखिर वो आपके पति हैं। मैं तो बस एक असिस्टेंट हूँ। थोड़ा अपमान सह लूँ तो कोई बात नहीं। वो मेरे पति हैं तो क्या हुआ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे सामने रोब जाड़े। दोनों को मेरे सामने इश्क लड़ाते हुए देखकर मैंने ठंडे स्वर में कहा, तलाक ले लेते हैं लियू रुयान। मेरी अचानक कही बात सुनकर लियू रुयान स्तब्ध रह गई। क्या कहा तुमने? मैंने ताने से कहा, क्या तुम बहरी हो गई हो? मैंने कहा, तलाक। बस इतनी सी बात पर तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? लियू रोयान ने तुरंत जवाब दिया, मेरे और लिनडोंग के बीच कुछ भी नहीं है। वो अभी बच्चा है, अभी अभी नौकरी शुरू की है। मैं बस उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रख रही हूँ। इसमें गलत क्या है? लियू रोयान के चेहरे पर अब भी वही बेपरवाही देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं झल्लाकर बोला, मुझे पसंद नहीं कि मेरी पत्नी किसी दूसरे आदमी का इतना ख्याल रखे। मैंने घृणा से उसकी तरफ देखा। लियू रुयान मानो पूंछ पर पैर पड़ते ही भड़क उठी चूहे की तरह अचानक गुस्से में फट पड़ी। ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो खाली हाथ घर से निकलना होगा। मेरे पैसे, मेरा घर, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। मुझसे अलग होकर तुम बस भूखे मरोगे। उसने गुस्से में तुरंत वकील को फोन किया और तलाक के कागज तैयार करने को कहा। थोड़ी ही देर में शीजुआंगे के वकील तलाक का समझौता पत्र लेकर आ गए। मैंने बिना एक पल सोचे सीधे उस पर साइन कर दिए। मुझे साइन करते देख लियो। रुयान ने भी बिना हिचकिचाए अपना नाम लिख दिया। लिनडोंग हंसना चाहता था लेकिन हंसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शेन चेंग भैया, अब जब आपका और मैडम लियू का तलाक हो गया है, शायद अब तो तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। मैंने दरवाजे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, यहां से निकल जाओ। लीन डोंग गुस्से में बोला, तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? खुद मैडम लियू ने भी मुझे जाने के लिए नहीं कहा। मैं और लियू रोयान अभी तक तलाक के कागजों पर साइन नहीं किए थे, इसलिए मैं अब भी इस घर का मालिक था। मैंने फिर चिल्लाकर कहा, निकल जाओ यहां से। सुनाई नहीं देता क्या? लियू रुयान ने यह सुना तो तुरंत लिंडोंग को अपनी बाहों में खींच लिया और ठंडे स्वर में बोली, यह घर मेरा है। अगर किसी को जाना है तो वो तुम हो। इसके बाद उसने घर के नौकरों को बुलाया और आदेश दिया कि मेरा सारा सामान पैक करके बाहर फेंक दिया जाए। कुछ ही देर में मेरा सारा सामान विला के बाहर ढेर की तरह पड़ा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। मैंने आराम से अपना फोन निकाला और एक ग्रुप में एक मैसेज भेज दिया, अंकलों, मेरा तलाक हो गया और ल्यूरू यान ने मुझे घर से भी निकाल दिया। ग्रुप में तुरंत हंगामा मच गया। एक के बाद एक मैसेज आने लगे। ये ल्यूरू यान की इतनी हिम्मत कि हमारे प्यारे भतीजे के साथ ऐसा करे। लगता है उसकी जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी, इसलिए अपनी औकात भूल गई है।
जब हमने उसे ऊपर उठाया था तो नीचे गिराना भी जानते हैं। जिसने शिनचेंग के साथ ऐसा करने की हिम्मत की है, लगता है उसे जीना ही नहीं है। अब बहस बंद करो, जल्दी एक्शन लो। मैं विला के गेट पर खड़ा था और ग्रुप में आते मैसेज एक एक करके पढ़ रहा था। उधर लिन डोंग भी दरवाजे पर हाथ बांधे मुझे घूर रहा था। अब तक गए क्यों नहीं? क्या जा नहीं पा रहे हो? आखिर आगे तो छोड़ो, इतनी बड़ी और आलीशान हवेली को दोबारा देखने का मौका भी शायद तुम्हें कभी न मिले। लिन डोंग ताने मारते हुए मजे ले रहा था। उसी समय प्रोसिक्यूशन विभाग की गाड़ियां तेजी से वहां आकर रुकीं। विला के बाहर जांच एजेंसी की गाड़ियां देखकर ल्यूरू यान और लिन डोंग दोनों सन्न रह गए। गाड़ी से 3 जांच अधिकारी उतरे। अब हम कानून के अनुसार इस विला को सील कर रहे हैं। अंदर की कोई भी चीज बाहर ले जाना मना है। इतना कहकर उन्होंने मुख्य गेट पर सील लगा दी। लियूरू यान तुरंत अधिकारियों के सामने आकर खड़ी हो गई। आप लोग मेरे घर को किस हक से सील कर रहे हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया? तभी एक अधिकारी आगे बढ़ा और बोला, यह हमारा पहचान पत्र और सीलिंग आदेश है। किसी ने आपकी शिकायत की है कि आपने अपने पद का फायदा उठाकर सरकारी संपत्ति का गबन किया है। इसलिए हम कानून के अनुसार आपकी संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं। सिर्फ ये विला ही नहीं, आपके नाम की सारी संपत्तियां भी फ्रीज कर दी जाएंगी। ये सुनकर ल्यू रू यान पूरी तरह हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? मेरी शिकायत किसने की? क्या आपके पास कोई सबूत है? अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, फे यू जी तुआन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और हमारे पास पुख्ता सबूत भी मौजूद है। सभी अधिकारियों ने मिलकर शिकायत की है? नहीं, यह नामुमकिन है। उसी वक्त उसका फोन अचानक बज उठा। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, लिू जोंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी शेयर होल्डर्स ने मिलकर आपको पद से हटा दिया है। अब आपको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। तुम क्या कह रहे हो? उन्हें मुझे पद से हटाने का हक किसने दिया? फोन काटते ही लियू रुयान गुस्से और घबराहट में इधर उधर टहलने लगी। उसके माथे की नसें तक उभर आई थीं। लिन डोंग भी इस अचानक हुए हालात से डर गया। प्रेसिडेंट लियू, आखिर ये सब क्या हो रहा है? आपका घर अचानक सील क्यों कर दिया गया? कहीं कोई पीछे से खेल तो नहीं कर रहा? लियू रुयान पहले ही परेशान होकर बुरी तरह टूट चुकी थी। ये बूढ़े लोग हमेशा मेरी बात मानते थे, फिर अचानक सब मिलकर मेरे खिलाफ कैसे हो गए? ये लोग कब से इतने एकजुट होने लगे? इसमें ज़रूर कोई गड़बड़ है। तभी मेरा ड्राइवर भी वहां पहुंच गया। यंग मास्टर, माफ कीजिए, मुझे आने में देर हो गई। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। मैंने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं रुककर थोड़ा तमाशा देख लेता हूँ। तो मैं पहले आपका सामान गाड़ी में रख दूं? मैंने पास पड़े सामान की तरफ इशारा किया। ये सब छोड़ दो, बस ये कुछ चीजें ही गाड़ी में रख दो। लियो रुयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तुम्हारे पास ड्राइवर भी है? और वो तुम्हें यंग मास्टर क्यों कह रहा था? मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुमसे शादी करने से पहले मैं सच में एक यंग मास्टर ही था। क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरे पापा ने ग्रुप तुम्हें सौंप दिया तो तुम सचमुच फेयू ग्रुप की मालिक बन गई? आखिर में फेयू का सरनेम अब भी शेन ही है। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनकर तुम मुझे, जो कंपनी के 50% शेयरों वाला चेयरमैन हूं, कंपनी से बाहर कर दोगी? लियू रुयान मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। फेयू के आधे शेयर तुम्हारे पास है? मैं शांत स्वर में बोला। और नहीं तो क्या, मेरे पापा इतने भी बेवकूफ नहीं थे कि कंपनी के शेयर किसी बाहरी इंसान को सौंप देते। जब पापा गए थे तब उन्होंने साफ कहा था कि जैसे ही तुम्हारे पद संभालने के 3 साल पूरे होंगे, उनके नाम के शेयर अपने आप मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। पिछले महीने ही 3 साल पूरे हो चुके हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट तो कब का लागू हो जाना चाहिए था। मेरी बात सुनकर लियो रुयान हंस पड़ी। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पापा के शेयर तुम्हें ट्रांसफर करने के लिए मेरे साइन जरूरी हैं, और मैंने अभी तक साइन ही नहीं किए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक बेकार कागज है। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अगर हमारा तलाक हो गया तो ये वसीयत अपने आप रद्द हो जाएगी और सारे शेयर सीधे मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम बाप बेटे ने मिलकर मुझे ही फंसाया था। इतने सालों तक मुझसे बैल की तरह काम करवाया और आखिर में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें मिला तो है,
इतना कहकर मैंने लिंडोंग की तरफ देखा। कम से कम तुम्हें अपना पसंदीदा आदमी तो मिल गया। मेरी बात सुनकर लियू रुयान का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया, लेकिन मैं बोलता रहा, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। कम से कम 3 साल तक तुमने ऐश की जिंदगी तो जी। बाहर वालों को हमेशा यही लगा कि मैं तुम्हारे सहारे जी रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि तुम हमारे शेन परिवार के सहारे थी। तुम एक बाहरी इंसान थी, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए था। लेकिन किसे पता था कि सिर्फ 3 साल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते ही तुम खुद को सचमुच कंपनी की मालकिन समझने लगोगी। तुम याद रखो, तुम बस मेरे शेन परिवार की एक कर्मचारी हो। मेरे शेन चेंग के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अगर मैं ना होता तो आज भी पता नहीं तुम किस कंपनी में भटकते हुए काम कर रही होती। मैंने शुरू में तुम्हारी काबिलियत देखकर ही तुम्हें चुना था। लगा था कि तुम में इतनी क्षमता है कि मेरे ग्रुप को संभाल सको। और हाँ, तुम दिखने में भी ठीक ठाक हो। कम से कम उन पीआर वालों से तो बेहतर ही हो। अगर तुम ईमानदारी से मेरी पत्नी बनकर रहती तो शायद मैं तुम्हें वो सब देता जो तुम चाहती थी। लेकिन अब तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मेरे बगल में खड़ी लियू रुएन मेरी बातें सुनकर धीरे धीरे अपना रंग खो रही थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका और कहा, तुम्हें थोड़ा और नाटक करना चाहिए था। शायद अगर तुम कुछ महीने और निभा लेती तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता। तब तुम्हें कंपनी के शेयर मिल जाते। लेकिन अब अब मैं तुम्हें नीचे गिराने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। शायद तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती। तुम्हारी गलती बस इतनी थी कि तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं था। इतनी जल्दी तुम अपना नाटक निभा नहीं पाई। यह सुनकर लियू रुयन पूरी तरह से सन्न रह गई। डायरेक्टर्स ने मिलकर मुझे हटा दिया। क्या ये सब तुम्हारी वजह से है? हाँ, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स मेरे चाचा जैसे हैं। उन्होंने मेरे पिता के साथ आधी जिंदगी मेहनत की है और वे मेरे पिता के बहुत करीबी दोस्त हैं। इसलिए वे मुझे अपने सगे भतीजे की तरह मानते हैं। उन्होंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया सिर्फ मेरी वजह से। तुम सच में सोचती हो कि वे तुम्हारे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के काबू में आ गए थे? असल वजह यह है कि तुम हमारे शेन परिवार में शादी करके आई हो। नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ अपनी काबिलियत से तुम शंघाई के उन बड़े बड़े दिग्गजों को काबू में कर सकती थी जो दशकों से ताकतवर हैं? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगी हो। इस वक्त लियू रुएन अपने बाल पकड़कर खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। लीन डोंग अभी तक पूरी स्थिति समझ नहीं पाया था। लियू मैडम, ये क्या कह रहा है? क्या मतलब कि फेयू ग्रुप शेन परिवार का है? उसके पास फेयू के इतने सारे शेयर कैसे हैं? मेरी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और उससे कहा, लिंडोंग, जब तुम कंपनी में आए थे, क्या तुमने ग्रुप का इतिहास नहीं पढ़ा? लगता है तुमने ट्रेनिंग भी ढंग से नहीं ली। अगर तुमने जरा भी ध्यान से ट्रेनिंग की होती तो तुम्हें पता होता कि फेयू का संस्थापक फान सरनेम वाला है। वही मेरे पिता हैं, शेन यू। ये सुनकर लिंडोंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और काफी देर तक बंद ही नहीं हुआ। उसका चेहरा देखकर मैं फिर व्यंग्य में बोला, तुम तो कह रहे थे कि मुझे तुम्हें निकालने का कोई अधिकार नहीं है, है ना? यह कहते हुए मैंने ल्यूरुएन की तरफ देखा। और तुमने भी कहा था कि मुझे तुम्हारे कर्मचारियों को निकालने का कोई हक नहीं है। कल मैं आधिकारिक तौर पर फेयू ग्रुप का कार्यभार संभालूंगा और नया चेयरमैन बनूंगा। तब मैं सबके सामने, सभी ग्रुप के सीनियर अधिकारियों के सामने मैं तुम लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला घोषित करूंगा। साथ ही पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करने का आदेश भी जारी करूंगा। जो भी कंपनी फेव ग्रुप के साथ काम करती है वो अब तुम्हें नौकरी नहीं दे पाएगी। यही अंजाम होता है मुझे चुनौती देने का। लिन डोंग तुरंत लियू रुयान का हाथ पकड़कर बोला, प्रेसिडेंट लियू, शेन चेंग मुझे जरूर डरा रहा है ना? उसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती कि पूरे इंडस्ट्री में मुझे बैन कर दे। आप भी अपनी कुर्सी नहीं खोएंगी, है ना? इस समय लियू रुयान का चेहरा लाल से पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। पति, मुझे लगता है हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। बस, हम दोनों तलाक के कागजों पर साइन कर चुके हैं। अब मुझे पति मत कहो। इस वक्त लियू रुयान, उसकी आवाज अब रोने जैसी हो गई थी। हालांकि हमने तलाक के पेपर साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी हमारा ऑफिशियल तलाक नहीं हुआ है। हम अभी भी पति पत्नी हैं और मैं तो बस तुम्हें डराना चाहती थी। सच में
तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मैंने तुम्हारा सामान बाहर फेंकवाया और तुम्हारे सारे कार्ड बंद करवाए। वो भी सिर्फ तुम्हें डराने के लिए था। मैं उस वक्त गुस्से में थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं अब भी लोगों से कहकर तुम्हारे कार्ड फिर से चालू करवा देती हूँ। मैं ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारे वो बेकार कार्ड अब मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारी सारी संपत्ति फ्रीज हो चुकी है। तुम्हारे वो कार्ड अब किसी काम के नहीं रहे। इतना कहकर मैंने बैग से वे सारे कार्ड निकाले और एक एक करके लियो रुयान के ऊपर फेंक दिए। ये लो, वापस रखो। इतना कहकर मैं मुड़ा और मुझे लेने आई गाड़ी में जाकर बैठ गया। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, लियो रुयान अचानक दौड़ कर आई। पति, नीचे उतरो, मत जाओ, हम आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन कार के दरवाजे पहले ही लॉक हो चुके थे। वह उन्हें खोल ही नहीं पाई। फिर गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। लियू रुयान बस बेबस होकर वहीं खड़ी रह गई। ड्राइवर मुझे पुराने हवेली नुमा घर वापस ले गया। ये पिता द्वारा मेरे लिए छोड़ी गई एक प्रॉपर्टी थी। उसकी लोकेशन लियू रुयान के उस विला से भी बेहतर थी और आकार में भी वह उससे कई गुना बड़ा था। उसकी बाहरी सजावट बिल्कुल मध्ययुगीन किले जैसी थी। अंदर 30 से ज्यादा नौकर चाकर थे। माली, सफाई कर्मचारी, शेफ, बटलर और बॉडीगार्ड सब मौजूद थे। कुल मिलाकर वह जगह बेहद आरामदायक और सुरक्षित थी। लेकिन अचानक इतनी अलग जगह पर सोने आ जाने की वजह से मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे वो दिन याद आने लगे जब मेरी पहली मुलाकात लियू रुयान से हुई थी। वह तब अभी अभी नौकरी की दुनिया में कदम रखने वाली एक नई लड़की थी। एक डील हासिल करने के लिए वह मैनेजर की गाड़ी तक रोकने चली गई थी। यहाँ तक कि गाड़ी से टकराकर गिरने के बाद भी वह तुरंत उठ खड़ी हुई और लंगड़ाते हुए आगे बढ़कर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने लगी। मुझे उसी की वह निडर और जोशीली भावना पसंद आई थी। मुझे लगा था कि शायद वह इतने बड़े ग्रुप को संभालने में मेरी मदद कर सकती है, ताकि मैं अपने मन का जीवन जी सकूं। कभी घूमना, कभी फूल पौधे लगाना और आराम से बेफिक्र इंसान की तरह रहना। और सच कहूं तो मैं उसे पहचानने में गलत नहीं था। उसने सचमुच यह सब कर दिखाया। उसने फेयू ग्रुप को बहुत अच्छे से संभाला। हालांकि कई बार वह अपने पद का फायदा उठाकर अपने लिए कुछ फायदे भी ले लेती थी, लेकिन मैंने हमेशा एक आंख बंद करके उसे नजरअंदाज ही किया। मैंने उससे सिर्फ एक ही उम्मीद रखी थी कि वह ग्रुप की एक काबिल प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ एक वफादार पत्नी भी बने। लेकिन साफ था कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी, और अगर वह नहीं कर सकती तो मैं किसी ऐसे इंसान को चुन लूंगा जो यह कर सके। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। मैंने एक साफ सुथरा प्रोफेशनल सूट पहना और समय पर घर से निकलकर ग्रुप मुख्यालय की गाड़ी में बैठ गया। जब मैं हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचा तब तक सारे डायरेक्टर और सीनियर अधिकारी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। जैसे ही मैंने मीटिंग रूम में कदम रखा, जोरदार तालियों की आवाज गूंज उठी। हर किसी के चेहरे पर उत्साह और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। चाचाओं ने मुझे पहले ही बताया था कि वे लोग लंबे समय से चाहते थे कि मैं वापस आकर फेयू ग्रुप की कमान संभालूं। मेरे पहुंचने के 2 मिनट बाद ही लियू रुयान भी आ गई। उसके पीछे लिन डोंग भी चला आ रहा था। मैं मीटिंग टेबल की सबसे आगे वाली सीट पर खड़ा हुआ और शांत आवाज में बोला, लगता है अब सब लोग आ चुके हैं। मैं अब औपचारिक रूप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला घोषित करता हूं। आज से मैं आधिकारिक तौर पर फेयू ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाल रहा हूं। पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लियू रुयान को पद का दुरुपयोग और कंपनी की संपत्ति में गड़बड़ी के आरोप में आधिकारिक रूप से पद से हटाया जाता है। और प्रेसिडेंट ऑफिस के असिस्टेंट लिंडोंग को फर्जी डिग्री और नकली शैक्षणिक योग्यता देने के कारण कंपनी की भर्ती शर्तों का उल्लंघन करने पर तुरंत नौकरी से निकाला जाता है। लिंडोंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी नकली डिग्री का मामला भी निकलवा लूंगा। वह पहले कुछ सफाई देने की सोच रहा था, लेकिन फर्जी डिग्री सुनते ही उसका हाल ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबा दी हो। उसका चेहरा एकदम उतर गया। लियू रोयान भी हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ी और बोली, तुम्हारी डिग्री नकली है? लिंडोंग का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। लियू मैडम, मैं इसकी सफाई दे सकता हूँ,
मैंने सच में 985 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, बस शरीर की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मुख्य सीट तक मेरी बारी ही नहीं पहुंची। अगर तुम्हें कोई सफाई देनी है तो बाहर जाकर दो, ठीक है? अभी यहाँ हमारे फेयूजी तुआन की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। तुम दोनों को पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है, इसलिए तुरंत यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, ल्यू रू यैन, अभी तुरंत अपना सामान समेटकर प्रेसिडेंट ऑफिस खाली कर दो। अब वहाँ मैं शिफ्ट होने वाला हूँ। अगर मीटिंग खत्म होने तक तुमने अपना सामान नहीं हटाया तो मैं लोगों से कहलवा कर सब बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और दोनों को जबरदस्ती बाहर निकलवा दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद जब मैं प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंचा तो देखा कि ल्यूरू यान और लिनडोंग अभी तक गए ही नहीं थे। इतना ही नहीं, वे दोनों वहीं जमे हुए थे। उन्होंने तो अपना सामान तक नहीं समेटा था। ये देखकर मैं हंस पड़ा और तुरंत अपने पास खड़ी असिस्टेंट से कहा, जाओ, लोगों को बुलाओ और इन दोनों का सारा सामान यहां से बाहर फेंकवा दो। मेरी नई असिस्टेंट चिंगबे से ग्रेजुएट एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसे खास तौर पर अंकलों ने मेरे लिए भर्ती किया था। फिर मैं लिंडोंग की डेस्क के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम दोनों की टेबल इतनी पास पास क्यों है? सीधे जोड़कर एक ही क्यों नहीं बना लेते? मैंने उसकी टेबल पर रखा फोटो फ्रेम उठाया। उसके अंदर उसकी और ल्यूरू यन की बेहद करीबी तस्वीर लगी हुई थी। ऑफिस की डेस्क पर ऐसी चीजें रखी हैं, जो नहीं जानता वो तो यही समझेगा कि ल्यूरू यन का पति तुम ही हो। लिन डोंग ने तुरंत मेरे हाथ से फोटो फ्रेम छीन लिया। मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। हालांकि अभी मैं ल्यूजोंग का पति नहीं हूं, लेकिन आगे चलकर मैं जरूर बनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। तो फिर तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा होने की शुभकामनाएं। पास खड़ी ल्यूरू यान ने तुरंत लिंडोंग को एक तरफ धक्का दिया। पति, इसकी बकवास मत सुनो। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी, कभी नहीं। और उससे शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। पहले मैंने तुमसे तलाक की बात सिर्फ गुस्से में कही थी। असल में मेरा कभी सच में तुमसे अलग होने का इरादा नहीं था। मुझे पता है इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं लिंडोंग को नौकरी से निकाल देती हूँ। आगे से कंपनी हो या घर, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अब तलाक होगा या नहीं, ये सिर्फ तुम तय नहीं करोगी। और जहां तक लिंडोंग की बात है, उसे तो मैंने पहले ही निकाल दिया है। तुम्हें भी उसके साथ ही नौकरी से हटा दिया गया है। इसलिए उसके रहने या जाने का फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तभी मेरी असिस्टेंट लोगों को लेकर अंदर आ गई और ल्यूरू यान और लिंडोंग का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन मैं फिर भी ल्यूरू यान का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें तो हमेशा अपने ऊपर बड़ा घमंड था ना। तुम्हें लगता था कि आज जो कुछ भी हो, सब अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल किया है। तो अब बाहर जाकर खुद आजमा लो। देखते हैं सिर्फ अपनी क्षमता के दम पर तुम आज वाली ऊंचाई तक पहुंच भी पाती हो या नहीं। खुद को साबित करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बहुत जल्दी उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। ल्यूरू यान की आंखें लगभग भर आई थीं। पति, हम 3 साल से पति पत्नी हैं। तुम मेरे साथ इतना बेरहम व्यवहार नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि मैंने नए आए असिस्टेंट का थोड़ा ख्याल रखा। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो और मुझे कंपनी से भी बाहर निकालना चाहते हो। तुम कुछ ज्यादा ही बेरहम नहीं हो रहे? हाँ, सिर्फ इसलिए कि तुम उस नए आए असिस्टेंट का इतना ख्याल रख रही हो। मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ और तुम्हें ग्रुप से भी बाहर निकालना चाहता हूँ। तुम, ल्यूरुयान, आज जिस मुकाम पर पहुंची हो, वो सब मेरी वजह से है। तुम फेयूजी तुआन में अपनी जगह बना पाई, इतनी ऊंची पोस्ट तक पहुंच पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी पत्नी थी। पहले मैं तुम्हारी हर अजीब आदत बर्दाश्त करता रहा, जैसे खाना हमेशा अलग अलग प्लेटों में खाना और हर बार सर्विंग चॉपस्टिक इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि हमारे कपड़े भी अलग अलग धोए जाते थे। और तो और पति पत्नी वाले रिश्ते में भी तुम मुझे खुद को सिर से पैर तक पूरी तरह ढकने पर मजबूर करती थी। तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें साफ सफाई की बीमारी है। ठीक है, मैंने तुम्हारी हर बात बर्दाश्त की। लेकिन एक इंसान जिसे इतनी ज्यादा सफाई की बीमारी हो, वो किसी छोटे से असिस्टेंट की बची हुई आधी कटोरी खाना कैसे खा सकती है?
और उसे घर तक क्यों लेकर आई, उसे हमारे बाथरूम में नहाने क्यों दिया, यहां तक कि उसे अपनी सफेद नाइट पैंट भी पहनने दी। मैंने ये सारी बातें सीधे सबके सामने, पूरा प्रेसिडेंट ऑफिस के कर्मचारियों के सामने कह डाली। जो लोग पहले ल्यूरू यान और लिंडोंग को सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे थे, उनके चेहरे तुरंत बदल गए। अब उनकी नजरों में सिर्फ तिरस्कार और नफरत थी। यहां तक कि सच जानने के बाद गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। ल्यूरू यान, शायद तुमने मुझे कभी सच में प्यार किया ही नहीं। तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम और ऊंचाई तक पहुंच सको। तुम्हारे साथ रहना भी किसी ऑफिस में ड्यूटी करने जैसा ही था। तुम्हारी सफाई की सनक वाली आदत को छोड़ भी दूं, तब भी मैं मानता हूं कि इन 3 सालों में तुम एक अच्छी पत्नी थी, और इन सालों में मैंने भी तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दिया है, जितना तुम्हें मिलना चाहिए था। मैं तुम्हारा कोई कर्जदार नहीं हूं, और न ही तुम मेरी कोई कर्जदार हो। अब हमारा हिसाब बराबर है। यह सुनते ही लिऊ रुयान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह अपने सहकर्मियों की निगाहें सह नहीं पा रही थी और शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रही। लेकिन लिंडोंग अब भी पूरी बेशर्मी से बोला, शेन चेंग, अगर लियू मैडम तुमसे प्यार नहीं करती तो इसकी वजह तुम्हें खुद में ढूंढनी चाहिए। तुम इतने हुक्म चलाने वाले हो और तुम्हें किसी की परवाह करना भी नहीं आता। मैं तुम जैसा नहीं हूं। मैं लियू मैडम का ख्याल रखता हूं, इसलिए वो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। उसकी ये बचकानी बातें सुनकर मुझे तुरंत हंसी आ गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों की हैसियत ही अलग है। तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम्हें लियू रुयान को खुश करना पड़ता है। लेकिन मैं पहले से ही ऊंचे मुकाम पर हूं। मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। यही हम दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। तुम बकवास कर रहे हो। असल में तुम लियू मैडम से प्यार ही नहीं करते। सिर्फ मेरा प्यार ही उनके लिए सच्चा है। अगर तुम्हारा प्यार सच में इतना सच्चा है, तो जब वह पद का गलत इस्तेमाल करके कंपनी की संपत्ति हड़पने के अपराध में दोषी ठहराई जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और जेल की हवा खाने के बाद भी, तब उम्मीद करता हूं कि तुम आज की तरह ही उसके साथ खड़े रहोगे। क्या कहा तुमने? लियू मैडम की सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, उन्हें जेल भी होगी? यह बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। लिंडोंग की आवाज में अब घबराहट साफ झलक रही थी। मैं ठंडे स्वर में बोला, तो फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं। ल्यू रोयान अब पूरी तरह फंस चुकी है। उसने कितने गंदे काम किए हैं, ये सबसे बेहतर वही जानती है। अगले ही पल वह अचानक मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। पति, हमारे 3 साल के रिश्ते की खातिर, इन 3 सालों में मैंने पूरे मन से ग्रुप संभाला। उसकी खातिर मुझे एक रास्ता दे दो प्लीज। मैं जेल नहीं जाना चाहती। अगर मैं जेल चली गई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने झटके से उसे अपने से दूर कर दिया। मुझसे विनती करने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें कानून सजा देगा, मैं नहीं। अगर तुम गबन की गई सारी संपत्ति वापस कर दो तो शायद सजा थोड़ी कम हो सकती है। लियू रुयान रोते हुए बोली, लेकिन मैंने वो सारे पैसे निवेश में लगा दिए थे। कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सब पैसा डूब गया। अगर मैं अपनी सारी संपत्ति भी बेचकर कर्ज चुकाऊं, तब भी वो पूरा नहीं होगा। मैंने लिंडोंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास ये छोटा प्रेमी तो अभी भी है। इसे बोलो तुम्हारी मदद के लिए कुछ पैसे जुटाए। लिंडोंग घबरा कर बोला, मेरे पास कहाँ पैसे हैं? मैं तो बस एक नौकरी करने वाला आदमी हूँ। मैंने तो 1 महीना भी पूरा काम नहीं किया और अभी तक मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली है। लियू मैडम, क्या सच में मामला इतना गंभीर है? शायद वो बस आपको डराने की कोशिश कर रहा है। लिन डोंग ने लियू रुयान को उठाने की कोशिश की। उठो, उसके सामने मत घुटने टेक कर बैठो। जमीन ठंडी है। लेकिन उसने उसे एक झटके में दूर धकेल दिया। मुझसे दूर रहो। पति, मैं अपनी सारी संपत्ति कर्ज चुकाने में लगा दूंगी। जो पैसा बाकी रहेगा वो भी धीरे धीरे चुका दूंगी। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहती। मैं बस तुमसे एक मौका मांग रही हूं, खुद को सुधारने का एक मौका। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तो जब तुमने मेरे सारे कार्ड बंद कर दिए थे और मैं बिल तक नहीं चुका पा रहा था, तब क्या तुमने एक बार भी सोचा था कि मैं बिना पैसे दिए खाना खाने के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़ लिया जा सकता था? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं बस तुम्हें डराना चाहती थी। और फिर
मैंने तुम्हारे कार्ड बंद किए थे, लेकिन आखिर में तुमने बिल तो भर ही दिया था। तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई तरीका होगा। मैं, शेन छंग, अपनी जिंदगी में पहली बार सिर्फ बिल न चुका पाने की वजह से वेटरों की नजरों में गिर गया था। यहां तक कि मुझे पुलिस स्टेशन तक ले जाया गया। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम्हें भी उसकी कीमत चुकानी होगी। यहाँ मुझसे गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि जल्दी जाकर कोई अच्छा वकील ढूंढो, ताकि सजा कुछ कम हो सके। लिu रुयान टूटकर जमीन पर बैठ गई, क्योंकि वह जानती थी कि अब मैं उस पर जरा भी रहम नहीं करने वाला। लिन डोंग उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। लियो मैडम, मुझे मत डराइए। मैं जानता हूँ आप बहुत काबिल हैं। आप इस मुश्किल से जरूर निकल जाएंगी। लियो रुयान रो पड़ी। उसने लिन डोंग का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसका आखिरी सहारा हो। लिन डोंग, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तब भी क्या तुम मेरे साथ रहोगे? बिल्कुल रहूंगा लियो मैडम। मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। अच्छा, तो फिर जो घड़ियां और गहने मैंने पहले तुम्हें दिए थे, उन्हें निकालो और बेचकर मेरा कर्ज चुकाने में मदद करो। अब मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर आकर रहना पड़ेगा। ये सुनते ही लिन डोंग के चेहरे के भाव जम गए। लियू मैडम, आप मजाक कर रही हैं क्या? जो चीजें आपने मुझे गिफ्ट की थी, वो वापस कैसे मांग सकती हैं? और मेरा घर इतना छोटा है, वहां दो लोग कैसे रह पाएंगे? वैसे भी, भले ही आपकी सारी संपत्ति सील हो गई हो, लेकिन आपके माता पिता के नाम पर तो जरूर और संपत्ति होगी ना। हम आपके माता पिता के घर जाकर रह सकते हैं। तो फिर ठीक है, तुम चिंता मत करो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पास खड़ा मैं हंस पड़ा। छोटे कमीने, इसके माता पिता के घर में रहने का ख्याल भी तुम्हें कैसे आया? उसके माता पिता के नाम की सारी संपत्ति भी सील हो चुकी है। वो भी गलत तरीके से कमाई गई थी। इसलिए अब किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखो। लियू रुयान अब पूरी तरह कंगाल हो चुकी है। उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर लिंडोंग ने धीरे धीरे लियू रुयान का हाथ छोड़ दिया। तुम्हारे पास सच में अब कुछ भी नहीं बचा? लियू रुयान भी स्तब्ध रह गई। लिंडोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने ही तो कहा था कि चाहे मेरे पास कुछ भी न रहे, तब भी तुम मेरा साथ दोगे और मेरे साथ फिर से सब कुछ हासिल करोगे। लिंडोंग गुस्से में खड़ा हो गया। तुम पर इतना सारा कर्ज है, तुम्हें फेयू ग्रुप से भी निकाल दिया गया है, अब तुम दोबारा कैसे खड़ी हो पाओगी? मैं तो अब तक यही समझता था कि तुम कोई ताकतवर महिला सीईओ हो, लेकिन असल में तो तुम सिर्फ मर्दों के सहारे जीने वाली औरत निकली। सच में, तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद किया। तुम कोई बड़ी सीईओ नहीं हो, फिर हर समय ऐसा दिखावा क्यों करती थी, जैसे पूरा फेव ग्रुप तुम्हारा ही हो? लियू रुयान हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखने लगी और धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ी हुई। लेन डोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मेरे लिए सारा प्यार और नरमी सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम्हें मेरा पैसा और मेरा रुतबा चाहिए था? लिंडोंग ने बेपरवाही से कमर पर हाथ रखा। कौन नहीं चाहता कि उसे कोई काबिल और अमीर औरत मिल जाए, ताकि पूरी जिंदगी आराम से कटे? मैं, लिंडोंग, जवान भी हूं और हैंडसम भी। बिल्कुल, मुझे समाज के ऊंचे दर्जे वाले लोगों के साथ रहना है। मेरे जैसा आदमी तो किसी बड़ी सीईओ के साथ ही अच्छा लगता है। लेकिन अब तुम इतनी बर्बाद हो चुकी हो, तो मैं तुम्हारे साथ रहकर तकलीफ क्यों झेलूं? एक बार इंसान गरीबी और मुश्किलों में फंस जाए, तो फिर दुख कभी खत्म नहीं होते। मुझे ऐसी औरत चाहिए जो मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, जिसके पास ऐसी ब्लैक कार्ड हो जिसे जितना चाहे इस्तेमाल करो और कभी खत्म ना हो। तुम जैसी औरत नहीं, जो मर्दों के सहारे ऊपर चढ़ी और फिर एहसान फरामोश बन गई। लिंडोंग की बातों से लियू रुयान शर्म और गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में आकर लिंडोंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम बहुत घटिया और नकली इंसान हो। मैं तो तुम्हारी वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। लिंडोंग भी भड़क उठा। नकली इंसान? मैंने तुम्हारे साथ आखिर किया क्या है? जो चीजें तुमने मुझे गिफ्ट की थीं, दोनों की सारी रकम जोड़कर भी 1 लाख नहीं निकले। ये देखकर लियू रुयान और भी गुस्से में आ गई। उसने सीधे लिंडोंग का गला पकड़ लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम जैसे बेशर्म इंसान को। अगले ही पल दोनों आपस में भिड़ गए। धक्का मुक्की के दौरान लिंडोंग जमीन पर गिर पड़ा
और उसका सिर पीछे से टेबल के कोने से टकरा गया। वह तुरंत बेहोश हो गया। मैंने लोगों को बुलाकर लिंडोंग को अस्पताल भिजवाया। वहीं जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में लियू रुयान को पुलिस अपने साथ ले गई। 1 महीने बाद मैंने और लियू रुयान ने आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया। जल्द ही उसके पद के दुरुपयोग और कंपनी की संपत्ति हड़पने वाले मामले की जांच का नतीजा भी आ गया। लियू रुयान की सारी संपत्ति कंपनी के नुकसान की भरपाई में चला गई, लेकिन फिर भी कर्ज पूरा नहीं चुक पाया। आखिरकार उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लीन डोंग भी पूरी तरह गायब हो गया। बाद में सुना कि उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, इसलिए उसके माता पिता उसे गांव वापस ले गए। फिर उसने एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली और उसके बच्चे का सौतेला बाप बनकर रहने लगा। मैं धीरे धीरे तलाक के दर्द से बाहर निकल आया। फिर एक स्कूल रियूनियन में मेरी मुलाकात अपनी हाई स्कूल की पुरानी बेंचमेट से हुई। वह अब वॉल स्ट्रीट में एक अहम पद पर काम करती थी। सच में टॉप लेवल टैलेंट थी। हम दोनों ने प्यार किया, शादी की, और देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब मेरी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी बेबी स्टोर में बच्चे के लिए सामान खरीद रहे थे। तभी मुझे फिर से वही जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह सड़क किनारे कूड़ा बीन रही थी। मैं और मेरी पत्नी हाथों में बच्चे का सामान लिए दुकान के बाहर खड़े थे। हमारी नजरें एक पल के लिए मिलीं। उसने मेरी पत्नी के पेट की तरफ देखा। उसके होंठ हल्के से खुले, लेकिन आखिर में वह कुछ भी नहीं बोली। मेरी पत्नी ने पूछा, जानते हो इसे? मैंने सिर हिलाकर ना कहा। फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बस इतना कहा, चलो घर चलते हैं।